हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के काव्य खंड से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता पुत्र वियोग के प्रश्नों का हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है पुत्र वियोग के, उसका हम हल करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पुत्र वियोग से कि कवित्री का खिलौना क्या है। उत्तर है कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो जब उसका बेटा उसे छीन जाता है तब वह इस तरह से अपने आप को असहाय और विवश समझती है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे को देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटे को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। इन सारी सावधानियों तथा मंदिरों में पूजा अर्चना से वह अपने बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी। नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता, अतः वह स्वयं को असहाय तथा बेबस माँ कहती है। तीसरा प्रश्न आता है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो उत्तर है, पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचने की अवकाश नहीं रहता। वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बच्चे को ठंड न लग जाए, वह बीमार न हो जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। इतना सब कुछ माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बच्चे के लिए अपना सुख दुख भूल जाती है, यहाँ तक कि वो पूजा अर्चना भी अपने बच्चे के लिए ही करती है। चौथा प्रश्न आता है, अर्थ स्पष्ट करें। कुछ 4 लाइनें हैं कविता की, उसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। तो 4 लाइनें हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो इस तरह से हम इसका व्याख्या करेंगे। आज सभी दिशाएं पुलकित है, सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा यानी कि कवित्री का खोया हुआ खिलौना अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है, इस प्रकार वह उससे छिन गया है। किंतु कवित्री ने अपना बेटा खो दिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह विह्वल है। अपनी असंयमित मनोदशा में अपने बेटे के वापस आने की प्रतीक्षा करती है और नहीं लौट कर आने पर निराश हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। तो उत्तर है, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ का अमूल्य धन होता है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि उसकी क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है। माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन होता है जब उसका बेटा उससे छीन जाता है।
छठा प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव है, इसे उद्घाटित करें। तो छौना तो पुत्र को उसने कवित्री ने अपने बेटे के लिए उपयोग किया है यहाँ पर, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है। इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है। हिरन या फिर जो बाघ है उसका बच्चा बहुत ही सुंदर होता है, चंचल भी होता है, इसलिए वो प्यार से अपने बेटे को छौना कहा है कवित्री ने। सातवां प्रश्न आता है, मर्म उद्घाटित करें। यहाँ पर जो 4 लाइनें दी गई हैं कविता की, उसका मर्म हमें उसकी भावनाएं उद्घाटित करनी है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं हम, भाई तथा बहन अपने भाई को भूल जा सकते हैं, पिता भी अपने बेटे को कुछ समय के लिए भूल सकता है, पर उसकी ममतामयी माँ जो सदैव उसके पास रहती है, गोद में लेकर मन बहलाती है, उसको सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती है, वह माँ अपने बेटे को नहीं भुला सकती है। वह तो सदैव एक सच्चे साथी के समान उसके पास रही है। अतः वे बेटे के मौत के बाद अपने मन को कैसे समझाएं। भाई बहन तथा पिता भी अपने बच्चे को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं, लेकिन माँ जिसका जुड़ाव अपने बच्चे से अलग ही होता है, बहुत ही भावनाएं होती हैं माँ के मन में अपने बेटे के लिए, अपने संतान के लिए, और ज़्यादा समय बच्चा अपनी माँ के साथ ही बिताता है, इसलिए माँ जल्द भूल नहीं सकती है अपने बेटे को। तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं इसका उत्तर। आठवां प्रश्न आता है, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। हमने जो कविता पढ़ी है पुत्र वियोग, उसका भावार्थ हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में अपने बेटे की मौत के बाद उसकी शोकाकुल माँ, उसके शोक में डूबी हुई उसकी माँ के मन में उठने वाले अनेक निराशाजनक तथा असंयमित विचार तथा उससे उपजी विवादपूर्ण मनस्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवित्री आकस्मिक तथा, यहाँ पर आकस्मिक होगा, तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। वह अपने विगत स्मृतियों को याद कर उद्विग्न है। अपने बेटे के जो स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं, उसे याद कर रही है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावत की स्वयं वह भुक्तभोगी है। एक माँ के मन में जो उस समय चल रहा है अपने बेटे को खोने के बाद, वो सिर्फ वही समझ सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि झंझावत की वह स्वयं भुक्तभोगी है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। बिल्कुल उसके मनोवैज्ञानिक तथा उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है कविता में। बेटे के निधन से कवित्री गहरे सदमे में डूबी है। उसका प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया है। उसने उसे दिन रात गोद में लेकर ठंड तथा रोग से बचाया, लोरियां सुनाकर उसे सुलाया, उसके लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी, किंतु ये सारे प्रयास निरर्थक हो गए। अब वह दुखी माँ एक पल के लिए भी सही अपने बेटे को मुख देखना चाहती है। एक पल के लिए भी सही अपने बेटे का मुख देखना चाहती है उसकी माँ। उसे अपने छाती से लगाकर स्नेह करना चाहती है, उससे बातचीत कर उसे कुछ समझाना चाहती है। कवित्री भावावेश इतनी असंयमित हो गई है, मतलब भावनाओं में
इतनी असंयमित हो गई है कि वह अपने मृत बेटे को संबोधित करते हुए यहाँ तक कहती है, अब तुम सदा मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वस्तुतः कवित्री ने अपने बेटे की मृत्यु से अपने उपजे दुखिया माँ के शोकपूर्ण उद्गारों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। महादेवी वर्मा की यह मार्मिक कविता इस प्रकार है, जो माँ की ममता को प्रतिबंधित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ पर ये जो कविता है महादेवी वर्मा द्वारा रचित, ये कविता माँ के भावनाओं को, माँ के चरित्र को, उसके चित्रण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रही है। 9वां प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। चलिए हम बताते हैं कि हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कविता को पढ़ने पर। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने बेटे का निधन तथा उससे उपज विवाद की अभिव्यक्ति की है। कवित्री की विरह वेदना अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए विगत की स्मृतियों को दोहराना पाठक के मन में करुणा विषाद की रेखा खींच देती है। वो जो उसकी विगत आगे की स्मृतियां हैं अपने बेटे के साथ, वो सब जब वो दोहराती है, वो पाठक के मन पर एक छाप छोड़ता है। उसकी यानी कि पाठक की भावनाएं कवित्री के शोकाकुल पलों में अपनी संवेदना प्रकट करती दिखती है। जैसा कि हमने इस कविता को पढ़ा है, तो उसकी भावनाएं हमें साफ साफ दिखी हैं, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं किताबी भाषा में। इन्हीं सब चीज़ों को आधार मानकर हम अपने मन की स्थिति यहाँ पर लिखेंगे कि हमें कैसी लगी ये कविता। मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार के मनोभावों का आना स्वाभाविक है। किसका हृदय संवेदना से नहीं भर उठेगा? कौन कवित्री के स्नेह भरे मन की गहराई में गए बिना रहेगा? एक माँ का अपने बेटे का दिन रात देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, हमेशा अपनी गोद में रखना, स्वयं रात में जाग कर उसे लोरी सुनाकर सुलाना, अपने दाम्पत्य जीवन को संतान पर केंद्रित करना, अपने पूरे जीवन को, अंत में नियति के क्रूर चक्र की चपेट में बेटे की मृत्यु देखना। इन सारे घटनाक्रमों से मैं मानसिक रूप से अशांत हो गया। यहाँ पर आप लड़की हो तो हो गई भी लिख सकते हैं, हो गया भी, दोनों सही होगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये त्रासदी मेरे साथ हुई। कविता में कवित्री ने अपने संपूर्ण संवेदना को उड़ेल दिया है। करुणा उमड़ पड़ी तथा असहाय दर्द की अनुभूति होती है। तो ये सब हमारे मन पर एक छाप छोड़ रही है पुत्र वियोग कविता। इसे हम कुछ इस तरह से सजाकर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न उत्तर पुत्र वियोग से संबंधित 9 प्रश्न उत्तर हमने हल किए। अब इसके अगले वीडियो में इसके हम कुछ और प्रश्न उत्तर और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का भी हल करेंगे हम। थैंक यू।